हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब हमारा ये एसपी में जो सेकंड पार्ट सेकंड है, उसमें चैप्टर 5 है और इसके बाद हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंपनी के संचालक का अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रस्तावना से, और मैं जो करा रही हूँ वही कोर्स में आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इसकी शुरुआत है प्रस्तावना। कंपनी एक विशाल व्यावसायिक संकुल है, यानी ऐसा व्यवसाय है। कंपनी क्या है? एक बहुत बड़ा व्यवसाय वाला रूप है। कंपनी का जन्म कंपनी कानून के प्रावधान के अंतर्गत ही होता है, यानी शुरुआत भी और जो ये चलती है वो किस प्रकार से चलती है? कंपनी कानून के अनुसार ही कंपनी को चलाया जाता है। इसके लिए इसका व्यक्तिगत कृतित्व होता है और जो व्यक्ति के द्वारा ही चलाई जाने वाली होती है, वह अपने ढंग से काम नहीं कर सकती। कंपनी की व्यवस्था स्वरूप में मालिक की अंशधारी की संख्या विशाल होती है। अब इसमें मालिक भी बहुत होते हैं, तो इसमें काम करने वाले भी बहुत होते हैं और अंशधारक भी काफ़ी सारे होते हैं, क्योंकि कंपनी क्या होती है? विशाल होती है। विशाल में जब कंपनियां बड़ी जब कंपनियां होती है तो बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में उसमें पैसे की आवश्यकता भी होती है। तो पैसे की पूर्ति के लिए इसमें अंशधारक की मात्राएँ भी ज़्यादा होती है, और अंशधारक मतलब वो मालिक, वे पूरे देश में फैले होते हैं। अंश हस्तांतरण पर कोई नियंत्रण न होने के कारण उसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, धीरे धीरे उसमें हमेशा बदलाव भी होता रहता है। कंपनी का कद आकार भी विशाल होता है, यानी विस्तृत मात्रा में होती है, बहुत बड़ी होती है। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन, गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का उत्पादन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण विस्तृत संचालकीय ध्येय साहस की ज़रूरत भी इसमें खड़ी होती है। अब बड़ी बड़ी कंपनी है तो इसमें साहस होना भी ज़रूरी है। देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हिम्मत भी होनी चाहिए व्यक्ति को काम करने की, उसको देखने की, संभालने की। अगर व्यक्ति में हिम्मत है तो सब कुछ उसके लिए, कितनी भी कठिन मुश्किलें क्यों नहीं हो, सब आसान हो जाती है। कंपनी स्वरूप में प्रत्यक्ष रूप में मालिकी के द्वारा कंपनी संचालक संभव नहीं बनता है। जो मेन मालिक होता है तो वो क्या कंपनी अकेला चला सकता है? नहीं, यह संभव ही नहीं है। इसीलिए कंपनी का प्रबंध करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं, उनको संभालने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसके प्रबंध को देखने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। कंपनी का कामकाज इन प्रतिनिधि समूह के द्वारा होता है यानी जो कंपनी में जो रोज़मर्रा के बहुत काम होते हैं वो संभालने वाले कौन होते हैं? वहाँ के प्रतिनिधि जो चुने हुए होते हैं, जिन्हें संचालक मंडल, बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। या तो उन्हें क्या कहते हैं? संचालक मंडल। जिन व्यक्तियों के द्वारा कंपनियों को चलाया जाता है, संचालित किया जाता है, वो होता है संचालक मंडल या बोर्ड से पहचाना जाता है। उचित ढंग से प्रबंध करने के लिए कुछ प्रावधानों का पालन भी करना पड़ता है। कंपनी अस्तित्व में आने के बाद 30 दिन में संचालक मंडल की प्रथम सभा होती है। सबसे पहली सभा होती है 30 दिन के, यानी 1 महीने के अंदर ही उनकी पहली सभा होती है। प्रत्येक वर्ष में बोर्ड की कम से कम कितनी सभाएं होती है? 4, यानी हर तीसरे महीने उनकी एक सभा होती है। संचालक को व्यक्तिगत रूप से ऐसी सभा में भाग लेना भी आवश्यक है, क्योंकि सभा में क्या होता है, काफ़ी सारी विचार विमर्श होता है, कई डिस्कशन चलते हैं, इसलिए उसमें भाग लेना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश व्यक्तिगत रूप से अगर वो उसमें सभा में प्रेजेंट नहीं हो पाता है, कोई कारण होता है, तो नए कानून के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी सभा में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। यानी उनको फिर अगर उसका भी एक कारण देना पड़ता है कि कोई कारण हो तभी वो व्यक्तिगत रूप से नहीं आ रहा, तो फिर वो कॉन्फ्रेंस के जरिए उस सभा को अटेंड करता है। संबंधित कानून 2013 के अनुसार सभा के लिए कम से कम 1/3 अथवा कम से कम संचालक 2 में से जो अधिक हो सभा में उपस्थित रहना भी आवश्यक है। जब 2013 का जब कानून बना था उसके अनुसार क्या था कि इसमें कम से कम 1/3 या फिर 2 में से 1 व्यक्ति का होना भी आवश्यक है, उपस्थित होना, वहाँ पे प्रेजेंट रहना। नए कंपनी कानून के अनुसार
कंपनी में कम से कम एक संचालक पिछले गत वर्ष में भारत में कम से कम 180 दिन का निवासी, यानी इतने समय वो वहाँ पे 6 महीने कम से कम 180 दिन यहाँ पे कम से कम रहता हो। किसी भी संस्था के अस्तित्व के लिए दो महत्वपूर्ण हैं, एक मालिकी और दूसरा है संचालन। कंपनी स्वरूप में इक्विटी अंशों में विनियोग करने वाला मालिक होता है, जो स्वयं विनियोगकर्ता की रकम का जोखिम उठाता है। कंपनी का चलाने वाला यानी संचालन करते समय उद्भव परिणाम, लाभ या हानि मालिक के भाग में जाता है। जो भी नुकसान हो, फायदा हो, सब किसका होता है? मालिक का होता है। कंपनी का अच्छा संचालन प्रतिष्ठा और लाभ की ओर से ले जाता है, जबकि ढंग के बिना का प्रश्न हानि, यानी सही तरह से अगर चलाई जाती है कंपनी तो उसका लाभ भी प्राप्त होता है, और जहाँ पर सही रूप से कंपनियाँ नहीं चलाई जाती है तो वहाँ पर उसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए वर्तमान समय में अधिकतर कंपनियों में संचालक कंपनी में अंशधारक के स्वरूप में मालिकी रखते हैं और योग्य संचालन के नीति तथा योग्य प्रबंध कुशलता से कंपनी को सफलता के शिखर तक पहुंचाते हैं। भारत में कंपनी स्वरूप के संचालन में अलग अलग समय में परिवर्तन होते रहे हैं। वर्तमान कंपनी कानून के अनुसार संचालक मंडल के द्वारा ही कंपनी का संचालन किया जाता है। संचालक मंडल को मदद करने के लिए प्रबंधकीय संचालन की नियुक्ति भी की जाती है। अब इसमें है संचालक और संचालक मंडल। कंपनी, इसकी परिभाषा कंपनी कानून के अनुसार संचालक किसे कहते हैं? संचालक अर्थात कंपनी के संचालक मंडल में नियुक्त संचालक, जो संचालक मंडल के में जो नियुक्त किया गया व्यक्ति होता है, संचालक होता है, उसे संचालक कहते हैं। इसके अलावा संचालक की परिभाषा अलग अलग लेखकों ने निम्न दी है। अब अर्थशास्त्री काफ़ी सारी बातें, चीज़ वही है, घुमा फिरा के बोली गई है। संचालक यानी ऐसा व्यक्ति जो कंपनी में संपूर्ण संचालन यानी सभी चीज़ों का देखभाल करता हो, चलाता हो, निर्देश देता हो, नियंत्रण करता हो, के लिए व्यापक नीतियों का निर्माण यानी उनके लिए नीति नियम के द्वारा जो काम करवाया जाता है, देखभाल करता है, उसे संचालक कहते हैं। फिर दूसरा है संचालक एक ऐसा व्यक्ति है जो आवेदन पत्र के अधीन रहकर नीति और व्यूहरचना के निर्माण के द्वारा कंपनी के संपूर्ण संचालन करता हो। यहाँ पर विशेष बाबत ध्यान देने वाली बात यह है कि संचालक संयुक्त रूप से कंपनी का संचालन करते हैं, जिन्हें संचालक मंडल के रूप में जाना जाता है। कंपनी का संचालन करने के लिए संचालक मंडल को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती है। कंपनी रूपी शरीर में संचालक मंडल मस्तिष्क का काम भी करता है। फिर है संचालकों का कानूनी दस्तावेज दर्जा। कंपनी स्वरूप में संचालक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग समय पर कंपनी के संदर्भ में विभिन्न न्यायालय के लिए निर्णय यानी जो फैसले लिए जाते हैं, उसके आधार पर संचालकों का कंपनी के साथ संबंध कानूनी दर्जा निम्नानुसार बता सकते हैं, जिसमें पहला है संचालक प्रतिनिधि के रूप में, यानी संचालक का प्रतिनिधि जो होता है वो किस प्रकार से संचालक करता है। संचालक अंशधारी के प्रतिनिधि हैं, उन्हें चुना जाता है। उनकी सेवा के बदले में पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी जितना वो काम करते हैं उनके अनुसार उन्हें मेहनत का जो परिश्रम है वो दिया जाता है। परंतु वे कंपनी के वेतनिक कर्मचारी, वो ऐसा नहीं है कि महीने की तनख्वाह वाले व्यक्ति है, वो जितना काम करते हैं उस हिसाब से दिए जाते हैं, ना कि वेतनिक कर्मचारी है। वेतनिक कर्मचारी यानी वेतन फिक्स कर दिया जाता है महीने का, फिर उनसे कितना भी काम करवाया जाता है। कारण कि कंपनी का संचालक अंशधारी के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होता है। संचालक कंपनी के आवेदन पत्र में बताई गई सत्ता की मर्यादा में रहकर काम करते हैं। सत्ता बाहर के कार्य के लिए संचालक व्यक्तिगत रूप से खुद जिम्मेदार होता है। अब है संचालक प्रबंधकीय साझेदार के रूप में। अंशधारक कंपनी के मालिक
अंशधारक कंपनी के मालिक हैं, वे अपने में से प्रतिनिधि चुनाव करते हैं, यानी खुद में से ही वो प्रतिनिधि को चुनते हैं जो संचालक के रूप में भी काम करते हैं। इस प्रकार संचालकों का दर्जा प्रबंधकीय साझेदारी के स्वरूप का होता है और मालिकी के रूप से अंश आवंटन, अंशों की किस्त मंगाना आदि के सामूहिक जो नियंत्रण होते हैं वे ही लेते हैं। फिर भी साझेदारी नहीं कह सकते हैं, कारण कि साझेदारी में एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति को की जिम्मेदारी बनता है, परंतु संचालक अपने कार्य के द्वारा अन्य संचालक को जिम्मेदार नहीं बना सकता। दूसरा, साझेदार का संबंध स्थायी स्वरूप का, यानी वो वहीं पे लंबे समय के लिए बना हुआ होता है, जबकि संचालकों को क्रम के अनुसार निवृत्त, यानी एक के बाद एक निवृत्त की प्रक्रिया लागू होती है। फिर है संचालक ट्रस्टी के रूप में। कंपनी के अंशधारियों के द्वारा संचालकों को चुना जाता है, तब उन्हें कंपनी की संपत्ति और फंडों का प्रबंध भी सौंपा जाता है। संचालक मंडल का एक ट्रस्टी उसका प्रबंध करता है, अर्थात कि कंपनी का हित बना रहे उस ढंग से संचालक संपत्तियों का प्रबंध करता है। इस प्रकार का प्रबंध समय संचालक निजी लाभ या फ़ायदा नहीं कर सकता। फिर भी संचालक कंपनी के ट्रस्टी नहीं, कंपनी की सभी संपत्तियां संचालकों के नाम पर नहीं परंतु कंपनी के नाम पर ही होती है। संचालकों के नाम पर कुछ भी नहीं होता है तो किसके नाम पर? कंपनियों के मालिक के नाम के आधार पर। कंपनी कुछ हेतुओं के लिए वे कंपनी के अधिकारी होते हैं, जबकि ट्रस्ट में संपत्तियां ट्रस्टी से अपने नाम पर होती है तथा अपने नाम से अदालत में वो दावा भी कर सकते हैं। जबकि संचालक अदालत में कार्यवाही करता है तो वह अपने नाम से नहीं कर सकता परंतु कंपनी के नाम से कर सकता है। संचालक कर्मचारी के रूप में। कंपनी के संचालक कर्मचारी कंपनी के कर्मचारी नहीं होते, किंतु हेतुओं के लिए वे कंपनी के अधिकारी माने जाते हैं। उपयुक्त बातों पर से स्पष्ट होता है कि कंपनी के संचालक की कानूनी स्थिति निश्चित करने का काम आसान नहीं है। कुछ हेतुओं के लिए वे कंपनी के अधिकारी हैं परंतु वे कंपनी के वेतनिक कर्मचारी नहीं माने जाते। कुछ अंशों में वे कंपनी के प्रतिनिधि एजेंट के रूप में स्थान रखते हैं, कुछ अंशों में कंपनी के ट्रस्टी के रूप में भी लक्षण रखते हैं। इस प्रकार से संचालक 4 स्वरूप की लाक्षणिकताओं रखते हैं, यानी 4 प्रकार के उनमें लक्षण होते हैं। संचालक की संख्या तथा उनका पहचान क्रमांक। सार्वजनिक कंपनी के लिए प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने आवश्यक है जो कि कंपनी की देखभाल करते हैं। निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 संचालक होने आवश्यक है और सार्वजनिक एकल व्यक्ति की कंपनी के लिए एकल व्यक्ति की कंपनी में कम से कम 1 संचालक का होना ज़रूरी है। कंपनी में अधिक से अधिक 15 संचालक रखे जा सकते हैं परंतु कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित कर 15 से अधिक संचालकों की नियुक्ति भी कर सकती है। इसमें एक व्यक्ति कितनी कंपनियों में सदस्य बन सकता है? कोई भी एक व्यक्ति निजी और सार्वजनिक कंपनी में अलग अलग प्रकार के संचालक सहित एक साथ अधिक से अधिक 20 कंपनी में संचालक के रूप में खुद धारण कर सकते हैं। 20 संचालक कंपनियां एक साथ वो काम कर सकते हैं परंतु एक व्यक्ति को सार्वजनिक कंपनियों में संचालक के रूप में अधिक से अधिक 10 कंपनी में नियुक्त किया जा सकता है। कंपनी कानून में ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि कंपनी के अंशधारी विशेष प्रस्ताव द्वारा यह संख्या कम कर सकते हैं यदि संचालक उपयुक्त नियमों को भंग करके नियुक्त स्वीकृति मान ले तो वह दंड के लिए शिक्षा पात्र भी बनता है। अब है संचालकों का पहचान क्रमांक। संचालक बनना चाहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी का संचालक बनना चाहता है तो उसे केंद्र सरकार को संचालक पहचान क्रमांक आवंटित करने के लिए नियत किया आवेदन पत्र देना पड़ता है।
कोई भी व्यक्ति दूसरा संचालक पहचान क्रमांक संचालक को वहाँ जानकारी देनी पड़ती है। क्रमांक का वितरण होने के 1 महीने में जिस कंपनी में संचालक को वहाँ जानकारी भी देनी पड़ती है। कंपनी अपने सभी संचालकों की पहचान क्रमांक की नियत फीस दोषी अधिकारी दंड का पात्र बनता है। यदि कंपनी निर्धारित समय में जानकारी नहीं दे तो कंपनी का प्रत्येक दोषी अधिकारी दंड का पात्र बनता है। अब है 5.3 संचालकों की नियुक्ति और उनके प्रकार। संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है और उनकी संचालकों की नियुक्ति इनके प्रकार में है। पहला है संचालक की नियुक्ति। कंपनी कानून के अनुसार किसी भी कंपनी का संचालक संयुक्त रूप से संचालक मंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए प्रत्येक कंपनी को संचालकों की नियुक्ति करना अनिवार्य है। कंपनी के संचालक के रूप में साझेदारी पेटी ट्रस्ट कोई भी कंपनी का नियुक्त संचालक के रूप में नहीं किया जा सकता। संचालक के रूप में मात्र जीवित व्यक्ति की ही नियुक्ति की जाती है। कंपनी कानून 2013 के अनुसार संचालकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान भी निम्न है। इसमें पहला है प्रथम संचालक की नियुक्ति। जब प्रथम संचालक की नियुक्ति के लिए कंपनी के नियमन पत्र में प्रावधान नहीं किया गया हो तो कंपनी के आवेदन पत्र में सही करके व्यक्ति को कंपनी का योग्य रूप से नियुक्त किया जाता है। एकल व्यक्ति की कंपनी में कंपनी के प्रावधान के अनुसार सदस्यों के द्वारा संचालक अथवा संचालक मंडल संचालकों की नियुक्ति नहीं की जाए तब तक एक व्यक्ति की कंपनी का व्यक्ति सदस्य उसका प्रथम संचालक माना नहीं जाएगा। जब कंपनी के द्वारा अन्य संचालकों की नियुक्ति योग्य रीति से होती है तब वह प्रथम संचालक के रूप में उसे कह सकते हैं। अब है प्रथम संचालक। कंपनी के प्रथम संचालक की मुद्दत कंपनी की प्रथम जो पहली जो सभा होती है उसमें सामान्य सभा के दिन ही पूरी हो जाती है। कंपनी की ओर से प्रत्येक संचालक की नियुक्ति सामान्य रूप सभा में की जाती है जो प्रतिवर्ष एक प्रकार से होता है। जिस वार्षिक सामान्य सभा में कोई संचालक निवृत्त हो रहा है तो उसकी खाली जगह पर कंपनी निवृत्त हो रहे संचालक को नियुक्त कर सकते हैं। जैसे जगह खाली होती है तो नया संचालक की नियुक्ति की जाती है। सामान्य सभा में अथवा पहचान अन्य रीति से कंपनी की ओर से संचालक के रूप में अन्य पहचान क्रमांक प्रस्तुत करना पड़ता है और वह व्यक्ति संचालक बनने के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं रखता। दोनों घोषणा करनी पड़ती है। संचालक के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति 30 दिन में पद पर आरूढ़ होने के लिए सहमत होता है। ऐसा सहमति देनी पड़े जिससे कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करनी पड़ती है। संचालकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान नियमन पत्र में दर्शाए जाते हैं। यदि कंपनी के नियमन पत्र में प्रत्येक सामान्य सभा के समय सभी संचालकों की नियुक्ति का प्रावधान किया है तो सभी संचालक निवृत्त होने परंतु सामान्य रूप से ऐसा प्रमाण पत्र कंपनी के नियमन पत्र में नहीं होता। ऐसे संयोगों में सार्वजनिक कंपनी के संचालकों की कुल संख्या का कम से कम 2/3 भाग के संचालक क्रमांक निवृत्त होने के पात्र हैं। ऐसे 2/3 भाग के संचालकों में से प्रति वर्ष सबसे वरिष्ठ जैसे 1/3 भाग के स्वतंत्र संस्थापक क्रमांक निवृत्त होते हैं। परिणाम स्वरूप 3 वर्ष की अवधि में क्रम के अनुसार निवृत्त होते 2/3 भाग के सभी संचालक बदलते रहते हैं। निवृत्त हो रहे संचालक को खाली जगह पर कंपनी में निवृत्त हो रहे संचालकों में से फिर से नियुक्त किया जा सकता है। अब है संचालकों के प्रकार। इसमें पहला है स्वतंत्र
संचालक। कंपनी कानून 2013 में यह नया प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी में कम से कम 1/3 भाग में संचालक होंगे। केंद्र सरकार सार्वजनिक कंपनी के वर्ग के लिए स्वतंत्र संचालक की न्यूनतम संख्या निश्चित कर सकते हैं, यानी कम से कम जो भी संख्या वो नियुक्त करती है। स्वतंत्र संचालक अर्थात ऐसा व्यक्ति जो प्रबंध संचालकीय नहीं है, डेटा बैंक में से उसकी जानकारी निकाली जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा नीति संस्थाओं को इस प्रकार की डेटा बैंक खड़ी करनी पड़ती है और जिसमें स्वतंत्र संचालक के रूप में काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जो भी है उनके नाम, पते, योग्यता उसमें दिखाई हुई होती है, यानी लिखी हुई होती है। ऐसी पसंदगी करते समय कंपनी को योग्य सावधानी रखनी चाहिए। उनकी नियुक्ति सामान्य सभा में मान्य की होनी चाहिए। स्वतंत्र संचालन की मुद्दत 5 वर्ष की होती है। स्वतंत्र संचालक पुनः नियुक्त का पात्र है, परंतु उसकी संबंध में कंपनी की विशेष ठहराव पारित करना आवश्यक है। बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसी नियुक्ति की घोषणा करनी चाहिए। उसमें पसंद किए गए व्यक्ति को स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्ति के कारण का निर्देश देना चाहिए, परंतु कोई भी स्वतंत्र संचालक अधिक से अधिक लगातार 2 मुद्दत यानी 10 साल से अधिक समय धारण भी कर सकता है, यानी एक बार 5 साल बीतने के बाद वो दोबारा से भी 5 साल की काम कर सकता है। हैसियत से प्रमुख या परोक्ष रूप से जोड़ा नहीं जा सकता, नियुक्ति नहीं की जा सकती। नियुक्ति के समय निम्न बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। पहला, इसमें स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्त पाने वाला व्यक्ति बोर्ड के मत के अनुसार संबंधित क्षेत्र का निशान अनुभवी योग्य व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको संपूर्ण प्रकार की जानकारी हो, ज्ञान हो, अनुभव हो। ऐसा व्यक्ति सेकंड पॉइंट है, ऐसा व्यक्ति कंपनी या गौण कंपनी का सहायक कंपनी का प्रवर्तक नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कंपनी का कोई प्रवर्तक या संचालक का संबंधित भी नहीं होना चाहिए। चौथा है, ऐसा व्यक्ति कंपनी के साथ, गौण कंपनी के साथ या कंपनी के साथ उसके संचालक प्रबंध के साथ कोई आंशिक या वित्तीय व्यवहार पहले के 2 वर्ष के दौरान नहीं होने चाहिए। कंपनी के मुख्य संचालक पदाधिकारी KMP की नियुक्ति के लिए 3 वर्ष में कोई भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। और अब है प्रबंधकीय संचालक। प्रबंधकीय संचालक को कार्यकारी या संचालक के रूप में भी पहचाना जाता है। वर्तमान समय में वाणिज्य व्यवस्थापन का विशाल उत्कृष्ट उदाहरण कंपनी स्वरूपी है, जिसका संचालन कुशलता, नीतिगत भागीदारी, धंधाकारी कौशल माना जाता है। कंपनी का संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। कंपनी के संचालक मंडल के सदस्य अलग अलग शहरों में फैले होने से कंपनी का दिन प्रतिदिन कोई का प्रबंध संभाल नहीं सकता है। इस दिन प्रतिदिन का प्रबंध के लिए प्रबंध के संचालकों का पूर्ण समय पर संचालक या मैनेजर की नियुक्ति भी की जाती है, क्योंकि बिना अगर उनकी संभाले नहीं जाएंगे तो काम सही नहीं होगा, कंपनी नुकसान में जा सकती है। जिसका कार्य कंपनी के दिन प्रतिदिन का प्रबंध करना और संचालक के मंडल के द्वारा यह नीति विषयक निर्णयों का अमल करवाना है। प्रबंध के संचालन की नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा की जाती है। अब है मनोनीत संचालक। संचालक मंडल कंपनी के नियमन पत्र के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित संयोगों से मनोनीत संचालक नियुक्त कर सकते हैं। इसमें पहला है, किसी संस्था के साथ हुए करार यानी जो अनुबंध है, जो समझौता है, उसके अनुसार नॉमिनेट किए व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्त किया जाता है। दूसरा है, प्रवर्तमान कानून के अनुसार कोई संस्था के द्वारा नॉमिनेट किया गया व्यक्ति संचालक के रूप में नियुक्त किया जाए। और तीसरा है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को ओर से सरकारी कंपनी में
अंश धारण करने की दृष्टि से मनोनीत किए गए व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्त किया जाए। अब इसके बाद है अतिरिक्त संचालक। कंपनी कानून अतिरिक्त संचालन। कई बार निशांत व्यक्ति या काम के व्यक्ति संचालक मंडल में लेना जरूरी हो उसका समावेश भी किया जाता है। इसमें अतिरिक्त संचालन लेना जरूरी हो उसका समावेश किया ना हो तब कंपनी के नियमन पत्र में प्रावधान हो तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय अतिरिक्त संचालन में नियुक्त कर सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति सामान्य सभा में संचालक के रूप में नियुक्ति पाने में असफल रहा उसे ऐसी नियुक्ति नहीं दे सकते। ऐसे संचालन को मुद्दत वार्षिक सभा तक की होती है, यानी उसका समय सिर्फ वार्षिक सभा तक का होता है, उसके बाद उनका कोई भी लेना देना नहीं होता है। वैकल्पिक संचालन। कंपनी के संचालन में संचालक महत्वपूर्ण होता है, परंतु किसी भी कारण से संचालक 3 महीने या उसके समय के लिए भारत से बाहर अगर रहता हो तो उसके बदले में जिस संचालक की नियुक्ति की जाए उसे क्या कहते हैं? वैकल्पिक संचालन। यानी एक के स्थान पर दूसरे व्यक्ति काम करता है उसे वैकल्पिक कहते हैं। वैकल्पिक संचालन के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए नियमन पत्र अथवा कंपनी की सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके नियुक्ति की जा सकती है। कंपनी कानून के अनुसार स्वतंत्र संचालन की जगह वैकल्पिक संचालन की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब वह स्वतंत्र संचालन के रूप में नियुक्ति पाने योग्य हो। कंपनी में अन्य किसी संचालक के रूप में वैकल्पिक संचालक पद धारण करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। फिर है संचालक का सदस्य पूरा होने का पूर्व संचालक की खाली जगह पर नियुक्ति। संचालक कंपनी कानून के अनुसार सामान्य सभा में संचालक के पद की मुद्दत पूरी होने से पहले उसे दूर किया जाए या मुद्दत पूरी न की जा सके तब नियमन पत्र के अधीन रहकर संचालक मंडल अपनी सभा में या फिर खाली हुए जो जगह होती है उस पर संचालक को नियुक्त कर सकता है अथवा केंद्र सरकार नियुक्ति कर सकती है। यह संचालक जिस संचालक की जगह नियुक्त किया गया उस संचालक को जगह खाली न हुई हो तब तक वह पद पर बना रहेगा। यानी पद पर कब हटेगा? जब उस जगह को वो भर दिया जाएगा तो फिर उसको पद से हटा दिया जाता है, तब तक के समय के लिए पद धारण करता है। संचालक का पद निम्नलिखित संयोग में खाली होता है। नंबर 1 है पहला, इसमें कंपनी के सामान्य सभा में संचालक मंडल में संचालक को दूर किया जाए यानी उसको हटा दिया जाए तब। अदालत ने अयोग्य, अगर अदालत के द्वारा उसे अयोग्य सिद्ध किया हो तब। अदालत ने अस्थिर मस्तिष्क का हो, मृत्यु, दिवालिया हो तब। अदालत ने नैतिक अधपतन या अन्य दोष के कारण अदालत की ओर से दोषित किया गया हो तब। कंपनी में प्रत्यक्ष या परोक्ष हितरा हो या करार हो तो उसे घोषित न किया गया हो। निजी कंपनी अपने नियमन पत्र में दूसरे किसी भी कारणों का समावेश कर सकती है। ऐसे खाली जगह पर संचालक की नियुक्ति की जा सकती है। फिर है छोटे अंशधारियों के द्वारा चुने गए संचालक। कंपनी कानून 2013 के अनुसार रजिस्टर्ड कंपनी निर्धारित करे उस रीति से छोटे अंशधारी एक संचालक की नियुक्ति कर सकते हैं। छोटे अंशधारी अर्थात कि जिनके अंशों की दार्शनिक कीमत 20,000 से अधिक न हो अथवा नियत की जाए उस रकम से अधिक न हो तो ऐसा भी प्रावधान है कि ऐसे अंशधारियों की संख्या संबंधित कंपनी में कम से कम 1,000 होनी चाहिए। स्त्री संचालन। नए कंपनी कानून के अनुसार ऐसा प्रावधान किया गया है कि
प्रत्येक रजिस्टर और जिस कंपनी की भरपाई पूंजी अंश 100 करोड़ या उससे अधिक हो तो ऐसी कंपनी में के वर्ग में कम से कम एक स्त्री संचालन की नियुक्ति भी करनी आवश्यक है। ये सब इसमें ज़रूरी होता है। और अब है 5.7 संचालकों की सभा कर्तव्य और जिम्मेदारी। 5.7 इससे पहले जो मैं नहीं कराई इसका मतलब है कि वो आएगा नहीं। अब 5.7 लास्ट है हमारा इस चैप्टर का। संचालकों की सत्ता मीन्स इसके कंपनी में जो संचालक है उनके अधिकार क्या क्या होते हैं। कंपनी का संचालन करने के लिए अंशधारी अपने प्रतिनिधि के रूप में संचालकों का चुनाव करते हैं। कंपनी के संचालन यानी कंपनी को जो चलाया जाता है उसमें संचालक विशिष्ट प्रकार का यानी खास स्थान रखते हैं। वे अंशधारकों के प्रतिनिधि होने के कारण उनके बीच मालिक एजेंट का संबंध भी खड़ा होता है। कंपनी कानून के अनुसार संचालक मंडल को कई कार्यों के लिए अंशधारकों की सहमति प्राप्त करना भी आवश्यक है। इस प्रकार से अंशधारी सर्वोच्च यानी सबसे ज़्यादा अधिकार रखते हैं। संचालक मंडल अपने निर्णय ठहराव के स्वरूप में बहुमत से करते हैं और संचालकों की संख्या मर्यादित होने से सामान्य रूप से उनमें विवाद खड़ा नहीं होता, क्योंकि जहाँ जितने ज़्यादा लोग होते हैं खड़े वहीं पर विवाद ज़्यादा होता है। कम लोगों में यह सब खटपट नहीं होता है। फिर भी कई मूलभूत निर्णयों के लिए संचालकों की सर्वसम्मति यानी सभी की सहमति उसमें आवश्यक होती है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनियां कानून के अनुसार उन्हें सभी अधिकार सभा में जो भी अधिकार होते हैं सभी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कंपनी को जो सत्ताएं उपभोग करनी होती है और अधिकृत हो वे सभी सत्ताएं और कार्य करने के लिए संचालक मंडल हकदार है। संचालक मंडल को यह सत्ता 3 प्रकार से मिलती है: कंपनी कानून के अंतर्गत, कंपनी के आवेदन पत्र के द्वारा और कंपनी के नियमन पत्र के द्वारा। संचालकों को कंपनी कानून के अंतर्गत जो प्राप्त सत्ताएं होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले कंपनी के अंश प्रकाशित करने और उनका आवंटन करना, यानी जो भी अंश है उनको प्रकाशित करने का काम होता है और उनको बांटना, अंशों को बांटा किस प्रकार से जाए, ये संचालकों का काम है, यानी ये अधिकार है उनके पास। दूसरा अधिकार है अंशधारियों के पास बाकी रहे अंशों की रकम को मांगना, यानी जो अंशधारियों के पास रकम बाकी रह जाती है उनको मांगने का काम भी संचालकों का होता है। तीसरा प्रतिभूतियों को पुनः खरीदी अधिकृत करना, यानी दोबारा से उनको खरीदने के लिए तैयार करना। चौथा है भारत में या भारत के बाहर ऋण पत्र सहित प्रतिभूतियाँ प्रकाशित करना, यानी अपने भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपनी जो प्रतिभूतियाँ उनको प्रकाशित किया जाए। कंपनी की ओर से रकम उधार लेना, यानी कंपनी के लिए जो भी रकम उधार ली जाए वो भी संचालक के द्वारा ही होती है। कंपनी की रकम का विनियोग करना, यानी काम में किस प्रकार से लगाना है। अंतरिम डिविडेंड घोषित करना, यानी साल के अंत में क्या लाभ हो रहा है वो बताना। कंपनी के द्वारा कमाए गए लाभ पर डिविडेंड की गणना करना, यानी कंपनी ने कितना लाभ कमाया है और उसका डिविडेंड किस प्रकार से है। कंपनी द्वारा कमाया गया लाभ पर डिविडेंड की गणना करना। वैकल्पिक संचालक अतिरिक्त संचालकों को अस्थायी रूप से नियुक्त करना, यानी ऐसा नहीं है जो वैकल्पिक संचालक उनको लंबे समय उनको वैकल्पिक यानी कुछ समय के लिए ही उनको रखा जाता है उनके स्थान पर। लोन स्वीकृत करना अथवा गारंटी देना अथवा लोन के संबंध में प्रतिभूतियाँ प्रदान करना। वित्तीय निवेदन देना, बोर्ड की रिपोर्ट को स्वीकृति देना। कंपनी के धंधे का विस्तार करना, कंपनी के धंधे को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। कंपनी एकत्रीकरण, संयोजन, विलय या पुनर्रचना को मंजूरी देना। किसी कंपनी को लेना अथवा दूसरी कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना, कंपनी से को किस प्रकार से लेना वसूल करना है इसका नियंत्रण भी लगाया जाता है। कोई अन्य विषय जिसका उल्लेख किया गया हो और अन्य कोई भी बातें हो कंपनी से संबंधित उनके सबका काम भी, यानी ये सारे अधिकार रहते हैं संचालकों के। निम्नलिखित कार्यों के लिए संचालक मंडल को अंशधारी की सामान्य सभा में विशेष ठहराव से मंजूरी लेना भी आवश्यक है। ऐसी मंजूरी लेकर सत्ता का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी की समग्र इकाई का विक्रय करना हो, उस पूरी इकाई को बेचना हो,
या कंपनी के अतिरिक्त इकाई का विक्रय या ज़्यादा हो उसका विक्रय करना हो तो, या कंपनी को भाड़ा पट्टे पर देना हो, कंपनी को किराए पे देना हो, या कंपनी ने अन्य किसी कंपनी से संयोजन किया हो, मिलाई हो, विलय किया हो, अथवा एकत्रीकरण करके मुआवजा प्राप्त करने की रकम ट्रस्ट की प्रतिभूतियों में विनियोग करना हो तब। 4th पॉइंट है, कंपनी को धंधे के संदर्भ में स्वयं की भरपाई पूंजी अथवा अंश पूंजी मुक्त अनुमानों पर कुल करवाई हो, अधिक रकम लेनी उधार लेनी हो तब। और 5वां पॉइंट है, किसी संचालक के पास से अगर बाकी की रकम माफ़ करनी हो या उसको मुआवजा भुगतान करने का अधिक समय देना हो, यानी थोड़ा सा समय अगर उसे ज़्यादा दिया जाए तब। संचालकों को आवेदन पत्र के द्वारा मिलती हुई जो सत्ताएं हैं वो क्या क्या है। सत्ता, कंपनी संचालकों को कुछ सत्ता व कुछ अधिकार और मार्गदर्शन आवेदन पत्र के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, यानी आवेदन पत्र में ये सब चीज़ें लिखी हुई होती है। इन सत्ताओं से ऊपर जाकर, इन अधिकारों से ऊपर जाकर वह कोई भी काम नहीं कर सकता, यानी जितने संचालकों के पास अधिकार होते हैं वो उसके अंतर्गत रह करके ही काम करते हैं। आवेदन पत्र में बताए कार्यों से ऊपर जाकर संचालक कोई भी कार्य करे तो उसका कार्य को सत्ता बाहर के कार्य के रूप में माना जाता है, यानी कार्य कैसे कंपनी में जो अधिकार उन्हें दिए गए उसके अंतर्गत रह करके ही उन्हें काम करने पड़ते हैं, अथवा कार्यों को किसी भी रूप में स्वीकृत नहीं माना जाता है। ऐसे कार्यों के लिए अंशधारियों की सभा में भी सर्वानुमति यानी सभी के अनुमति से ठहराव पारित करके बहाली दी जाती है, बढ़ावा दिया जाता है। इसीलिए ऐसे कार्यों के लिए संचालक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनता है। फिर है संचालकों को नियमन पत्र द्वारा मिलती सत्ता। कंपनी का संचालन करने के लिए कंपनी कानून में नियमन पत्र और अधिकार पत्र प्रबंध के सत्ता नियमन पत्र के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसमें दी गई सत्ताओं के अनुसार कार्य करने के को अधिकार प्रबंध के सत्ता नियमन द्वारा प्राप्त होती है। इसमें दी गई सत्ताओं को कार्य करने की जिम्मेदारी संचालकों की है, परंतु नियमन पत्र के ऊपर जाकर कार्य करो तो वे कार्य सत्ता के बाहर के कार्य माने जाते हैं और संचालक व्यक्तिगत रूप से उसका जिम्मेदार भी खुद होता है। यद्यपि संचालक सत्ता बाहर का काम करे तो बाद में ठहराव के द्वारा बहाली देकर के संचालकों को इस प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाता है। संचालकों के कर्तव्य, पहला है इसमें कंपनी के नियमन पत्र में बताए अनुसार संचालक कार्य करेंगे। दूसरा है संचालक कंपनी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अंशधारियों के लाभार्थ तथा बुद्धिपूर्वक कार्य करेंगे, किस प्रकार से अधिक लाभ कंपनी कमा सकती है। तीसरा है संचालक कंपनी के कर्मचारियों के लिए, अंशधारियों के लिए, समाज के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए संचालक कार्य करेंगे। चौथा है इसमें संचालक अपना कर्तव्य अदा करने के लिए योग्य प्रबंध, योग्य सावधानी और जल्दी से त्वरित कुशलतापूर्वक स्वतंत्रता से निर्णय लेंगे। कंपनी संचालक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी हित के साथ संघर्ष में नहीं उतरेंगे, वो सिर्फ कंपनी का फ़ायदा ही करेंगे, कंपनी में से कोई गुप्त लाभ नहीं लेंगे। संचालक का संचालक मंडल की सभी सभाओं में हाजिर रहने का कर्तव्य होता है। यदि हाजिर नहीं रह सकते तो पहले से ही उन्हें यह कंपनी को जानकारी देनी पड़ती है। संचालक कंपनी की वित्तीय और चल अचल संपत्ति की संभालते हैं। ऐसी संपत्तियों का उपयोग निजी स्वार्थ हेतु नहीं, वो खुद के लिए नहीं कर सकते। वो जो पैसे है, जो पूंजी है, वो कंपनी की है, तो कंपनी के अंतर्गत रहकर कंपनी का कार्य ही कर सकते हैं। संचालक कंपनी के फंडों का विनियोग योग्य रूप से संपत्तियों में ही करेगी। संचालक मंडल की सभा कम से कम प्रति 3 महीने में आयोजित, हर तीसरे महीने में कंपनी की सभा आयोजित की जाती है। कंपनी संचालक अपने अथवा अपने संबंधियों के लिए अयोग्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, वे साझेदार या साथियों के लिए भी ऐसा कोई भी लाभ प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगी। यदि अयोग्य रूप से वे साझेदार साथियों के लिए ऐसा कोई लाभ प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगी, यदि अयोग्य रूप से
लाभ प्राप्त करने में दोषी ठहरे तो लाभ से दुगनी रकम कंपनी को चुकाने के लिए वे जिम्मेदार माने जाएंगे या कंपनी की तरफ से उन्हें दंड दिया जाता है। कंपनी संचालक अथवा पद किसी को सौंपेंगे नहीं। यदि ऐसा किया जाए तो वह बेकार माना जाएगा। यदि कंपनी का संचालन इन प्रावधानों को भंग करके करे या संचालक कम से कम रुपए 1 लाख और अधिक से अधिक 5 लाख तक का दंड का पात्र भी बनता है। संचालक मंडल का ऑडिट समिति की रचना करने का कर्तव्य है। संचालक मंडल का कंपनी हित संबंधी समिति की रचना करने का कर्तव्य भी संचालक मंडल का ही होता है। कोई भी संचालक रोकड़ के अलावा किसी भी प्रकार की संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, यानी कोई और उसके बदले में कोई और चीज़ें वो नहीं कर सकता है। कोई भी संचालक मंडल का कंपनी हित संबंधी समिति की रचना करने का कर्तव्य है। कोई भी संचालक रोकड़ के अलावा कोई भी प्रकार की संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी संचालक प्रतिभूति का इनसाइडर ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता है। अब है संचालकों की जिम्मेदारी। संचालकों को कंपनी कानून आवेदन पत्र और नियमन पत्र के द्वारा सत्ताएं प्राप्त होती है, परंतु प्राप्त सत्ताओं का दुरुपयोग करें अथवा उसमें कर्तव्य अदा करने में अथवा उसमें सावधानी नहीं बरते तब संचालक बाहरी पक्षकारों के प्रति जिम्मेदार बनता है। संचालकों की जिम्मेदारी 2 प्रकार की होती है, दीवानी और फौजदारी। पहले है दीवानी जिम्मेदारी। दीवानी प्रकार की जिम्मेदारी अर्थात कि जिन पक्षकारों को आर्थिक नुकसान हुआ हो उन पक्षकारों को आर्थिक नुकसान भरपाई करना होगा, परंतु संचालकों ने शुभ निष्ठा से प्रामाणिकता और सावधानी रखकर अपने कर्तव्य निभाए हों फिर भी नुकसान हुआ हो, उसके लिए संचालक को जिम्मेदार नहीं माना जाता है। जिम्मेदार 2 पक्षकारों के बीच खड़ी होती है, कंपनी के प्रति और दीवानी जिम्मेदारी, तीसरे पक्ष के प्रति जिम्मेदारी। कानून के प्रति जिम्मेदारी। दीवानी जिम्मेदारी। जब संचालक आवेदन पत्र से हटकर के कार्य करे तब निम्नलिखित कार्यों के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार बनता है। इसमें पहला है कंपनी के हिसाबों में जानबूझकर कपट करे, कंपनी के लाभ नहीं कमाए फिर भी डिविडेंड की घोषणा कर दे, संचालक कंपनी की संपत्ति का अपने लिए उपयोग करे अथवा रकम का उपयोग करके विश्वास को भंग कर दे, संचालक अप्रामाणिक व्यवहार करे, संपत्तियां अपने नाम से खरीदे और बाद में लाभ लेकर के कंपनी को बेचे, संचालक अनियमित हो या सभा में लगातार गैर हाजिर रहे उसके कारण कंपनी को नुकसान हुआ होता। अब है तीसरे पक्षकार के प्रति जिम्मेदारी। संचालक विज्ञापन पत्र में गुमराह करने वाली माहिती दे अथवा महत्वपूर्ण हो ऐसी माहिती गुप्त रखे तो अंश आवेदक को आर्थिक नुकसान होता है। संचालक कंपनी का नाम दर्शाए बिना अपने नाम से ही व्यवहार करें। संचालक गुमराह करने वाली पद्धति में अपना महत्वपूर्ण हो ऐसी पद्धति गुप्त रखे और अंश आवेदक को आर्थिक नुकसान हो। अन्य पक्षकारों के साथ संचालक कपटपूर्ण व्यवहार करें। आवेदन में संचालक की जिम्मेदारी अमर्यादित हो या संचालक उधार रकम लेने की मर्यादा से अधिक रकम को उधार ले ले तब। कंपनी के विसर्जन के समय अदालत संचालकों को तीसरे पक्षकार के प्रति जिम्मेदार ठहराओ। और लास्ट है फौजदारी जिम्मेदारी। कंपनी कानून के अनुसार निम्नलिखित संयोग में संचालक की आपराधिक जिम्मेदारी खड़ी होती है जिसके लिए संचालकों को जेल और अथवा दोनों सजा हो सकती है। कंपनी के साथ विश्वास भंग करे, दगाबाजी करो तो उन्हें दंड की सजा प्राप्त होती है। कंपनी धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करे तब भी उन्हें सजा दी जाती है। विज्ञापन पत्र में गलत माहिती दी हो तथा माहिती गुप्त रखनी हो या गुमराह करने वाली कंपनी हो तब। कंपनी की स्थापना के समय संचालक या विसर्जन में कोई फौजदारी गुनाह किया हो तब। और इसी के साथ हमारा 5th चैप्टर भी कंप्लीट होता है और अब हमारा एसपी का भी कोर्स कंप्लीट होता है। फिर भी अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो वो अपनी समस्याओं को इकट्ठी करके पर्सनल हमसे या स्कूल में आकर के हमसे कॉल करके पहले बात कर ले, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। तब तक थैंक यू एवरीवन और उम्मीद करती हूँ कि
अब मेरा तीनों सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट हो ही गया है, तो आप अब मन से पढ़ोगे और ध्यान लगा के। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।